देखिए, नोटबंदी के बाद एक तो पूरी अर्थव्यवस्था की दिशा ही परिवर्तित हो गई। टाइम डिफरेंशिएट टाइम नहीं करता है। टाइम एक जड़ तत्व है, उसमें कोई गति नहीं है, कोई चेष्टा नहीं है, खाली उसको बोल दिया जाता है दिस टाइम। टाइम इज नॉट ए फैक्टर। सबसे बड़ा कोई फैक्टर है तो वह होता है अर्थ, इकोनॉमी। किसी भी सोसाइटी में, किसी भी रिलीजन, किसी भी नेशन की पॉलिटिक्स में, यहां तक कि व्यक्ति की जो इंडिविजुअल लाइफ है उसमें भी सबसे बड़ा फैक्टर अर्थ होता है, प्रॉस्पेरिटी होती है। तो आप यदि इसको ये जो डिफरेंशिएट करते हैं कि दिस टाइम इज डिफरेंट, तो इसमें सबसे बड़ा फैक्टर है कि अभी देश की इकोनॉमी राइट डायरेक्शन में जाएगी। उसके लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारे क्राइसिस हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। सबसे बड़ी बात तो यह होगी कि देश की इकोनॉमी ट्रांसपेरेंट होगी, वो रेस्पॉन्सिबल होगी और अकाउंटेबल होगी कंट्री के प्रति। 2.5 करोड़ से मेरा अंदाज है कि 5 से 10 करोड़ टैक्स पेयर हो जाएंगे। टैक्स स्लैब इनको कम करना चाहिए गवर्नमेंट को। 2.5 से ऊपर जाकर के 5 से 10 करोड़ लोग टैक्स स्लैब में आ सकते हैं। यदि हमारे देश में 90 करोड़ करीब मतदाता हैं तो कम से कम 10% तो करदाता होने चाहिए। गवर्नमेंट डेफिसिट से बाहर निकलेगी। बैंक्स जो एनपीए का बोझ था उससे बाहर निकलेंगे। और जो आर्थिक अपराध होते थे, पॉलिटिकल फील्ड हो, सोशल फील्ड हो, या जो भी अनअकाउंटेड मनी होता है, खास करके कैश के रूप में जब इकोनॉमी मूव करती है, वो ट्रेसेबल नहीं होता। तो उससे कई तरह के आर्थिक अपराध पैदा होते हैं और उससे कई बार नेशनल सिक्योरिटी को भी थ्रेट हो जाती है। तो ये जो पूरा काम है, इससे आतंकवाद को पोषण मिलना बंद होगा और आर्थिक अपराध रुकेंगे। अब सबसे बड़ी चुनौती 3 होंगी। एक तो बैंक्स को रेस्पॉन्सिबल बनाना। जिस तरह से बैंकों में पिछले दिनों दुर्घटनाएं हुई, वो देश के लोगों का विश्वास उससे हिलता है। कुछ आरबीआई के लोग भी गिरफ्तार हुए। तीसरी चीज, गवर्नमेंट को, टैक्सेशन डिपार्टमेंट को भी ज्यादा रेस्पॉन्सिबल बनाना। शरीफ आदमी को छेड़े नहीं और जो भ्रष्ट हैं उनको छोड़े नहीं। ये 2 काम करने पड़े। टैक्सेशन डिपार्टमेंट 3 चैलेंजेस हैं, बैंक्स, आरबीआई एंड टैक्सेशन। इन 3 को यदि अच्छे से लेकर के चले तो ये मुहिम देश बदलने वाली और देश बनाने वाली। ये सबसे बड़ा पहलू तो एक। दूसरा, दिस टाइम इज डिफरेंट। आप यदि बात करें तो उसमें यह है कि एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो बड़े निर्णय ले सकता है और लिए हैं। वोट बैंक बनाने वाले कम, देश बनाने वाले निर्णय ज्यादा लिए। तो डिजिटल इंडिया है, मेक इन इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया है, चाहे वो जनधन खाते हैं, बड़ी योजनाएं हैं।
ये वोट बैंक बनाने वाली नहीं, देश बनाने वाली। तीसरी चीज ये है कि वर्ल्ड का सबसे ज्यादा यंग कंट्री, सबसे ज्यादा यंगस्टर्स वो अपने हिंदुस्तान में है। तो यहां मैन्युफैक्चरिंग की, प्रोडक्शन की, सर्विसेज की, और सभी सेक्टर्स में स्पीड के साथ काम करने वाली जो यंग जनरेशन है उसकी बहुत बड़ी ताकत है, जिसको बोलते हैं कि जिस पर नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स, और वो भी स्किलफुल, नॉलेजफुल, एनर्जेटिक यंग जो है ह्यूमन रिसोर्स, उसको और थोड़ा ज्यादा तराशने की जरूरत है। नॉलेज को, स्किल को, एक्सपर्टीज को और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन अभी भी पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा नॉलेजफुल, स्किलफुल, हार्ड वर्क करने वाली यंग जनरेशन है, जिसका ह्यूमन रिसोर्स सबसे बड़ा किसी में तो भारत है। और अंतिम बात यह है कि बढ़ना तो किसी भी ह्यूमन बीइंग को या किसी कंट्री को खुद ही होता है। उसमें एक अच्छा वातावरण मिल जाए बढ़ने के लिए। तो अभी एक भय मुक्त वातावरण है देश में, गुड गवर्नेंस है, सरकार किसी को रोकती नहीं है काम करने से। तो ये एक अच्छा साइन है, शुभ संकेत कहते हैं, अच्छा लक्षण कि लोगों को बढ़ने के लिए, आसमान खुली उड़ान भरने के लिए अवरोध रहित वातावरण है। स्वामी जी, जैसे बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट जो होते हैं उनका द्वारा क्रिएट किया गया है कि काम अच्छा नहीं हो रहा है और अलग तरीके से डाइवर्ट होते रहते हैं, उसकी वजह से सरकार की कुछ छवि भी खराब होती रहती है। और ये भी लगता रहता है, कई बार डाउट भी क्रिएट होता है कि इतना इफेक्टिवनेस होगा। जैसे डिमोनेटाइजेशन का आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ा मुहिम चला हुआ है। तो इसको किस नजर से देखना चाहिए कि कोई भी देश में जब भी ऐसा होता है तो इसको ऐसा रहेगा ही, या इसको भी इस सेक्शन को कैसे हैंडल करना चाहिए, इसको कैसे देखना चाहिए? देखिए, हमारे यहाँ ये जो एक रूलिंग पार्टी होती है, एक अपोजिशन होती है। तो अपोजिशन का नाम हमें जो है बदलना पड़ेगा। अपोजिशन एक शब्द बहुत नेगेटिव आ गया पॉलिटिक्स में। अपोजिशन का मतलब है कि अपोज करने वाले, कुछ भी अपोज करना, नॉन रूलिंग पार्टी उसका नाम बदलना पड़ेगा और उसकी डेफिनेशन बदलनी पड़ेगी। ये हमारे यहाँ जो है ना, अपोजिशन पार्टी जो है ना, उसका कुछ हिंदी में जो है विरोधी दल ना कह करके अपक्ष बोल दे। एक तो सत्ता पक्ष हो गए, तो एक अपक्ष माने कुछ ना कुछ एक नया शब्द देना पड़ेगा और नया एक दृष्टि हमारे पॉलिटिशियंस को अपने भीतर पैदा करनी पड़ेगी, जिससे नहीं तो दिक्कत हो। जनधन योजना जो चला है, जिससे आर्थिक तबके से पीछे हुए जुड़े हुए जो बैंकिंग सिस्टम में जुड़े हुए बहुत बड़ा मूवमेंट है, जिससे फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा। और जो आपने प्रॉस्पेरिटी की बात की, इसके बारे में आपका क्या मानना है? इसका एक स्ट्रक्चर देश की जनता पर कितना बड़ा फर्क पड़ सकता है? देखिए, यदि इसको वैसे देखा जाए तो ये एक तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे रोड है, ट्रांसपोर्ट है, बिल्डिंग्स हैं, और एजुकेशन के फील्ड में, हेल्थ के फील्ड में हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल हैं। इसी तरह से ये एक इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो किसी भी कार्य को स्पीड देने के लिए, उसको जो है स्किलफुल बनाने के लिए, पूरी दुनिया से बराबरी करने के लिए जो एक चाहिए वो उससे मदद मिलेगी। वो ऐसे कि मोदी जी ने खाते खुलवा दिए, पैसे तो डाले ही नहीं, ऐसी ये एक बहुत हल्की बात है भाई। मतलब आप
कोई चीज को चैनलाइज कर रहे हैं। सभी फील्ड्स में हमें अपने देश की स्ट्रेंथ को, एनर्जी को, रिसोर्सेज को चैनलाइज करने की जरूरत। तो ये एक तरह से हमारे जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है उसको चैनलाइज करने के लिए ये जनधन योजना एक बहुत बड़ा कदम है। इसके यदि इसके बेनिफिट कहे जाए तो इससे जो सब्सिडी और तमाम तरह की जो जिसमें आर्थिक भ्रष्टाचार होता था उसके ऊपर इससे अंकुश लगेगा और देश की जो इकोनॉमी है वो मतलब उसको डिजिटलाइज करने में, उसको पारदर्शी अकाउंटेबल बनाने में ये बहुत बड़ा कारगर है। चूंकि आपका एक बिजनेस से भी काफी अच्छा संबंध है, तो मैं कहता हूँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर जिससे विदेशी निवेशक भी बहुत संबंध रखते हैं, उसके बारे में आप कहना क्या चाहेंगे? पिछले 2 साल में, 2.5 साल में किस तरह की इसको एक दिशा मिली है और आने वाले समय में आपका क्या नजरिया है? हाँ, जीएसटी देश की इकोनॉमी के लिए एक संजीवनी का काम करेगा और भी इनको रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। जिसमें मैंने कहा ना अभी टैक्स स्लैब में भी थोड़ा चेंज लाना पड़ेगा। बाहर भी ऐसे 50% के करीब टैक्स होता है, लेकिन वो देश थोड़े संपन्न हो चुके हैं। इंडिया में थोड़ा अभी मतलब मुझे ऐसा लगता है 25 से रहेगा तो थोड़ा ज़्यादा लोग ईजी होंगे ना, 36 और 35 तक पहुंच जाते हैं और इनडायरेक्ट सब टैक्सेशन मिला के 50 से ऊपर पहुंच जाते हैं। तो कुल मिलाकर के भी जो बड़े लोग हैं उनसे लेते रहो, कोई समस्या नहीं। जो छोटे लोग हैं उनको थोड़ा सा कम छूट दो तो फिर टैक्स स्लैब भी बढ़ेगा, मतलब कुल टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा, सारी चीजें। तो कुछ कदम तो उठाए हैं और उस दिशा में और भी, क्योंकि बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट तैयार करने के लिए मोदी जी और जेटली जी दोनों में काफी इच्छा है, शक्ति। जो योग का मोदी जी ने बहुत बड़ा, आपने योग को इंडिया में और बाहर काफी हद तक फैलाया। इंडिया में योग जो लगभग खत्म हो चुका था, आपने जागृत किया उसको, और मोदी जी ने उसको युवा लेवल में बात करके एक अलग तरीके से दिशा दी, योग दिवस बनाया। तो और जैसा कि आयुर्वेद के आप बहुत बड़े गुरु रहे हैं और मोदी जी ने आयुष मिनिस्ट्री, तो इस सब में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपके थॉट प्रोसेस उनके थॉट प्रोसेस में काफी कुछ मेल तो है। तो ये आपके द्वारा इन्फ्लुएंस है, उसके बारे में आपके क्या थॉट प्रोसेस है? देखिए, लोग कुछ भी सोचते रहते हैं। देश में पहली बार ऐसे प्रधानमंत्री आए हैं कि जो अपने ट्रेडिशनल नॉलेज, हेरिटेज, अपने एक तरह से सांस्कृतिक विरासत को गौरव देते हैं। ये सच है कि योग, आयुर्वेद, जिसको आधुनिक भारत में लोकप्रिय बनाने में, उसको एक जन आंदोलन की तरह आगे बढ़ाने में भगवान हमको निमित्त बनाए और राजनीतिक तौर पर उसको मोदी जी ने यूएन के अंदर इंटरनेशनल योग डे का प्रस्ताव रखा तो 177 कंट्रीज का उसको समर्थन मिलना और देश में आयुष मंत्रालय बनाना, ये उनकी जो निष्ठा है अपनी संस्कृति में उसको दर्शाती है। इसमें जो है कोई हमको फेवर करना इस तरह की बात नहीं, वो बात नहीं। उसमें मतलब एक भारतीयता जो मतलब आउट ऑफ फैशन हो चुकी थी, वो धीरे धीरे वापस आ रही है। और उसमें अगर कोई दो व्यक्ति भी मेरे बात इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि बाबा जी को फायदा पहुंचाने के लिए कुछ करते हैं। ऐसा नहीं, मेरा क्वेश्चन वैसा नहीं था। मैं वैसे बता कि भारतीयता को एक जो आउट ऑफ फैशन हो चुकी थी वापस, उसको गौरव दे रहे हैं। पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री है जो उसको गौरव दे रहे हैं। यूएन में हिंदी में जाके बोलते हैं।
सो दूसरी बात ये कि आप स्वदेशी के बहुत बड़े सपोर्टर रहे हैं और जबकि डू यू सी कॉन्फ्लिक्ट की गवर्नमेंट स्वदेशी के बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं करती है, तो इसमें आपको कुछ कॉन्फ्लिक्ट नजर आता है या फिर कि गवर्नमेंट न्यूट्रल है और स्वदेशी का मूवमेंट अपने आप ही चलना चाहिए? लेकिन कोई भी चुनी हुई सरकार कॉन्स्टिट्यूशन से बनी है और जो पहले की सरकारों ने जो है ट्रीटीज कर रखी है उनसे बंधी हुई होती है। तो तीन चीजें हैं, एक फंडामेंटल राइट, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, एक है फिर ये वर्ल्ड ट्रीटीज। तो गवर्नमेंट का कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पद के ऊपर है वो ट्रीटीज से बन जाता है। हम एज ए इंडिविजुअल देश के नागरिक होने के नाते हमारा एक फंडामेंटल और राइट है कि हम अपने देश के लिए फाइट करें और इसमें हम किसी संधि से बंधे हुए नहीं। संधियों से सरकारें बंधी होती हैं, देश नहीं बंधा होता, देश के नागरिक नहीं बंधे होते। तो देश के लोग स्वतंत्र हैं, वो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर सकते हैं। महात्मा गांधी के समय भी किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी का आज भी करेगी, क्योंकि आज भी कंपनियां के नाम बदले, उनके काम और चरित्र तो नहीं बदले। सर, पतंजलि के बारे में आपका क्या विजन है? और ये काफी हद तक नेशंस इंटरेस्ट के साथ भी अलाइन है, तो इसके बारे में आपका क्या आपका विजन शेयर करेंगे और इसको कैसे देश के इंटरेस्ट में देखेंगे? पतंजलि का पूरा जो विजन है वो डिसेंट्रलाइज, इंक्लूसिव, सस्टेनेबल, जस्टिसफुल ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी पर के लिए, ये किसी भी देश के लिए, केवल भारत के लिए, जब तक डिसेंट्रलाइज, इंक्लूसिव, सस्टेनेबल एंड जस्टिसफुल ग्रोथ की तरफ, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी की तरफ दुनिया आगे नहीं बढ़ेगी, तब तक आर्थिक असमानता बहुत ज्यादा बढ़ेगी और उससे दुनिया में संघर्ष होगा, युद्ध होंगे, समाज के अंदर विघटन होगा, गृह युद्ध होगा। हम स्वदेशी के दर्शन को इन 4 सिद्धांतों पर लेकर के चलें, कभी बोले। दूसरा हमारा है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी, लो प्राइस एंड प्रॉफिट से 100% चैरिटी। मैं अनपेड ब्रांड एम्बेसडर, आचार्य बाक्षण जी अनपेड शेयर होल्डर, 100% शेयर होल्डिंग होने की, लेकिन वो डिविडेंड नहीं लेते, वो सैलरी नहीं देते। हमारा 70% करीब एजुकेशन पर खर्च होगा, 20% रिसर्च पर और करीब 10% और जितने भी पुअर रिलीफ के काम है उसके हमारा साफ होना चाहिए। जहां तक ग्रोथ का प्रश्न है, आप जब इतने बड़े मिशन के साथ आगे बढ़ते तो लोग पतंजलि को अपना मानते हैं। दिस इज माई कंट्री, दिस इज माई ब्रांड, दिस इज इंडियन ब्रांड, दिस इज प्योर ब्रांड, दिस इज ट्रस्टफुल ब्रांड एंड इसके पीछे ट्रस्टीशिप का भाव है। ट्रस्ट होना भी एक अलग बड़ी बात होती है और इसके पीछे भी ट्रस्टीशिप का भाव है कि जो ब्रांड है ये व्यापार के लिए नहीं है, ये उपकार के लिए है। ये ब्रांड, ये लोगों के अंदर एक जो इमेज है वो बहुत बड़ी है। तो इसलिए पतंजलि की जो ग्रोथ है वो 100 से 200% रहेगी आने वाले कम से कम 5 साल में। तो 10,000 करोड़, 20,000, 40,000, 60,000, 80,000, 1 लाख करोड़, ये हमारे लिए कोई बड़ी बात है, क्योंकि इसके पीछे जो दृष्टि है वो व्यापार की नहीं है। करीब 5 लाख लोगों को हम रोजगार देंगे आने वाले 5 सालों में, ये हमारा
संकल्प है। और करीब 5 करोड़ किसानों को हम प्रोत्साहित करेंगे, जिससे कि उनकी भी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी खुशहाल। तो पतंजलि एक जन आंदोलन हो गया है इस तरीके से देखा जाए तो। हाँ, जब तक कोई विषय, जब तक कोई सिद्धांत जन आंदोलन नहीं बनता है, तब तक कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। आपने योगा को तो किया ही वैसे से, पर बिजनेस में सर मतलब जिसको आप बिजनेस नहीं बोल सकते, बोल भी सकते नहीं बोल सकते, पर ये एक कमर्स साइड में जो आप फ्रॉम स्पिरिचुअल लीडर टू बिजनेस लीडर का जो ट्रांसफॉर्मेशन और जो आपने वॉक किया है, इसके पीछे भावना परोपकार की रही, जैसा आपने बताया, तो इसके पीछे चैलेंज भी बहुत आए हैं। देखिए, कोई भी काम करेंगे, चैलेंज तो हमारे मैटेरियलिस्टिक लाइफ में और स्पिरिचुअल लाइफ में, बाह्य जीवन हो या आंतरिक जीवन, भौतिक जीवन या आध्यात्मिक जीवन, दोनों में चैलेंजेस तो रहेंगे, और उन चैलेंजेस को फेस करना ही योग है। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धो समोवित्वा समत्वम योग उच्यते। आपको सुख दुख मान अपमान लाभ हानि जय पराजय यश अपयश, इसमें आपको सम रहना है। फाइनल 2 क्वेश्चन सर स्वामी जी, तो 2.5 साल हो गए मोदी जी को, फिर भी एक जन भावना, और सबको लगता है मोदी जी बहुत हार्ड वर्किंग काम कर रहे हैं, जन भावना और कुछ एक से हुआ कि अभी तक ग्राउंड पर फ्रूट्स नहीं मिल रहे हैं, अभी तक सबको एक इम्पेशंस और एक्सपेक्टेशन मीट नहीं कर पा रहे। इसकी भावना, चाहे वो जॉब क्रिएशन में कमी हो, चाहे वो कुछ होता है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? सर, मोदी जी से लोगों की ना पहाड़ जैसी उम्मीदें, हिमालय जैसी। मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं, चाहते हैं वो भी कि महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, क्योंकि उन्होंने ये प्रश्न हजारों बार उठाए थे, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी और भ्रष्टाचार और देश की सुरक्षा, तो उसमें लोगों के एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थे और ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए थोड़ा समय तो लगता है, लेकिन मोदी जी लगे हुए। मुझे लगता है 2019 तक आते आते काफी सपने हकीकत में बदल गए, और अभी भी मतलब मोदी जी की पॉपुलरिटी कम नहीं है। वो तो खैर बिल्कुल सही बात है आपकी। बहुत सारे प्रोग्राम उन्होंने, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, बहुत सारे प्रोग्राम्स उन्होंने स्मार्ट सिटी लॉन्च किए हैं। उनमें से कोई एक पर्टिकुलर जो आपके हार्ट के बहुत करीब है, जिसको आपको लगता है उसका इम्पैक्ट इंडिया के फ्यूचर में बहुत बड़ा होगा? ये सारी जो प्रोजेक्ट्स हैं, सारी जो प्लानिंग्स हैं, ये देश बनाने वाली हैं और इनका हर एक का अलग महत्व है। अब स्वच्छ इंडिया से डायरेक्टली कोई प्रॉस्पेरिटी नहीं बढ़ेगी इंडिया से, लेकिन इनडायरेक्टली लोग बीमार कम पड़ेंगे, देश का रेस्पेक्ट होगा, वर्ल्ड के लोग यहाँ पर आते हैं, टूरिज्म पर इफेक्ट पड़ेगा। तो कुछ चीजों का लंबे समय, देश को स्वच्छ होने में कम से कम 10 साल और लगेंगे। 2025 तक भी भारत स्वच्छ बन जाए तो ये बड़ी बात है। लेकिन अरे चलना तो शुरू करें, मंजिल तो मिलेगी। सही बात। ऐसे जितने भी मोदी जी ने प्रोग्राम शुरू किए हैं, उनका उद्देश्य बनाने वाले हैं, नेशनल बिल्डिंग के लिए शुरू किए हैं, हर तरह के। आप मोदी जी के परफॉर्मेंस 1 से 10 के कहाँ पे रेट करेंगे? देखो, ये आप आंसर करना चाहें तो नहीं, जरूरी नहीं है। हम नंबरिंग में नहीं पढ़ते। इसलिए मैंने बोला कोई जरूरी नहीं है, आपको फोर्स नहीं करूंगा इस बारे में। और कुछ है ना आप कहना चाहेंगे किसी भी बारे में, पतंजलि के बारे में या किसी भी बारे में, इन्वेस्टर तक जो आप ऐसा पहुंचाना चाहते हैं संदेश, जो मैंने पूछा? देखिए, 2 बातें हैं। पहली बात तो अभी हम
तो मैसेज अभी डेट फ्री कंपनी और आगे भी जो हम काम कर रहे हैं वो हम चाहे जितनी हमारी ताकत है उसके आधार पर कर रहे हैं। अभी बैंक हमें पूरी तरह से लोन अभी देने के लिए तैयार है और अब तो हमें उम्मीद है ब्याज दर भी कम हो क्योंकि बैंक के पास में सब बहुत आ गया है। तो पतंजलि में अभी इन्वेस्टर्स के लिए अभी थोड़ा काफ़ी वक्त है क्योंकि अभी हमने लोग हमारे बिना शेयर मार्केट में गए हमारा मार्केट कैप मापते रहते हैं 1 लाख